जमीन के सीने में दफन एक काली प्यास है। कदम पीछे खींच लो, ये पाताल की सांस है। यहाँ रोशनी का कोई वजूद नहीं होता, यहाँ इंसानियत का कोई सजदा नहीं होता। आसमान में देवता ढूंढने वाले इंसानों को क्या पता था कि सबसे खौफनाक सच जमीन के कई किलोमीटर नीचे दफन है। अंधकूप की वो गहराई जहां खामोशी इंसान का दिमाग खा जाती है। तारा और देव के साथ अंधेरे में जो हुआ, उसके खौफ को महसूस कराने के लिए आज इस कहानी के साथ गूंजेगा पाताल का अपना संगी। पाताल की फुफकार, बिना ताल का एक ऐसा प्राचीन, डार्क और हिप्नोटिक गीत जिसकी बांसुरी आपकी रूह कंपा देगी। कहते हैं ऐसा कि जिन चीजों को कुदरत हजारों सालों तक मिट्टी के बहुत नीचे दबा कर रखती है, वे मरती नहीं है, वे बस अंधेरे में सांस लेना सीख जाती है। और जब इंसान अपनी हदें पार करके उस अंधेरे में झांकने की कोशिश करता है, तो वो चीजें भी पलटकर इंसान को देखती है। अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में एक ऐसी ही जगह है, मौन घाटी। ये जगह किसी भी नक्शे पर नहीं है। यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे और घने हैं कि दिन के 12 बजे भी यहाँ सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। यहाँ सिर्फ एक चीज राज करती है, एक भयानक, कभी न खत्म होने वाली बारिश और एक दम घोंटू खामोशी। तारा अपनी रेनकोट की हुड को चेहरे पर खींचे हुए एक विशाल और काले पहाड़ के सामने खड़ी थी। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट और प्राचीन लिपियों की रिसर्चर थी। उसके साथ देव खड़ा था, जो इन दुर्गम जंगलों का एक रिसर्चर और गाइड था। उनके ठीक सामने पहाड़ में एक बहुत बड़ी दरार थी। ये कोई आम गुफा नहीं थी। इसका आर्किटेक्चर ऐसा था जैसे किसी ने पहाड़ को चीरकर एक परफेक्ट पर बहुत ही अजीब सा रास्ता बनाया हो। तारा, मेरी बात मानो, देव की आवाज में बारिश से भी ज्यादा ठंडक थी। लोकल ट्राइब्स इस दरार को धरती का मुंह कहते हैं। उनका मानना है कि प्राचीन काल में जिन्हें हम नाग कहते थे, वो कोई सांप नहीं थे। वो इसी धरती के नीचे रहने वाले कुछ ऐसे जीव थे जिनका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन अंधेरे में रहने की वजह से उनकी आंखें खत्म हो गई थी और उनका शरीर रेंगने के लिए इवॉल्व हो गया था। तारा ने अपनी पावरफुल फ्लैशलाइट ऑन की और उसकी रोशनी गुफा के अंदर फेंकी। रोशनी कुछ दूर जाकर जैसे अंधेरे में निगल ली गई। देव, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उन ताम्रपत्रों, कॉपर प्लेट्स को समझने में लगा दी है, तारा ने बिना पलक झपकाए कहा। उन लिपियों में लिखा था कि ये जगह एक जेल है। इसे कुदरत ने नहीं, बल्कि हमारे ही पूर्वजों ने बनाया था, ताकि जो नीचे है वो कभी ऊपर ना आ सके। मुझे बस ये देखना है कि वो डिजाइन, वो वास्तुकला कैसी है जिसने हजारों सालों से किसी कॉस्मिक बायोलॉजिकल चीज को कैद रखा है। तारा ने अपना पहला कदम उस गुफा के अंदर रखा। अंदर जाते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। बाहर हो रही भारी बारिश की आवाज अचानक ऐसे कट गई जैसे किसी ने कोई दरवाजा बंद कर दिया हो। यह विज्ञान के नियमों के खिलाफ था। गुफा का मुंह इतना बड़ा था कि बारिश का शोर अंदर तक गूंजना चाहिए था, लेकिन अंदर की पत्थर की दीवारें किसी स्पंज की तरह आवाज को सोख रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सूखी हुई पुरानी मिट्टी और किसी ऐसे केमिकल की महक जो हजारों साल पुराने बंद कमरों में होती है। तारा ने अपनी फ्लैशलाइट दीवार पर डाली। उसकी सांसें अटक गई। दीवार पर पत्थर को तराश कर कुछ नहीं बनाया गया था, बल्कि वो पूरी की पूरी दीवार एक विशाल, जमे हुए फॉसिल की तरह लग रही थी। दीवार की सतह बिल्कुल इंसानी रीढ़ की हड्डी जैसी दिख रही थी, एक के ऊपर एक जुड़े हुए विशाल जोड़ जो छत की तरफ जा रहे थे। तभी उस भयानक खामोशी में एक बहुत ही धीमी आवाज आई, धक धक
वो आवाज देव के पीछे से नहीं आ रही थी। वो आवाज जमीन के नीचे से भी नहीं आ रही थी। तारा ने अपने कांपते हाथों से दीवार को छुआ। पत्थर बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा होना चाहिए था, लेकिन वो हल्का गर्म था। और वो आवाज, वो धीमी धड़कन की आवाज उस पत्थर की दीवार के अंदर से आ रही थी। दीवार के अंदर से आती वो धीमी धड़कन, धक धक। यह आवाज इतनी धीमी थी कि अगर वहां सुई गिरने जितनी भी आवाज होती तो ये सुनाई नहीं देती। लेकिन उस गुफा के अंदर एक ऐसा सन्नाटा था जो कानों के पर्दों पर दबाव डाल रहा था। तारा ने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। उसकी उंगलियों के पोरों पर एक अजीब सी चिपचिपाहट थी। दीवार से कोई पारदर्शी तरल पदार्थ रिस रहा था, जिसमें से पुरानी सड़ी हुई लोहे जैसी गंध आ रही थी। तारा, देव की आवाज कांप रही थी, जो उस खामोशी में एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। यह पत्थर नहीं है, हमें अभी यहां से निकलना होगा। रुको, तारा ने अपनी फ्लैशलाइट को आगे की तरफ घुमाया। हम बस थोड़ा और अंदर जाकर देखेंगे। मुझे वो पैटर्न देखना है। रोशनी का बीम गुफा की गहराई में गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गुफा का आकार बदलने लगा। बाहर से जो एक उबड़ खाबड़ पहाड़ी दरार लग रही थी, वो अब एक गोल, बिल्कुल चिकनी सुरंग में बदल गई थी। जमीन इतनी सपाट थी जैसे किसी ने उसे पॉलिश किया हो, लेकिन वो मार्बल या ग्रेनाइट नहीं था। वो हाथी दांत की तरह सफेद और हल्का पीलापन लिए हुए था। वे लगभग 15 मिनट तक सीधे चलते रहे। गुफा का तापमान अब बढ़ने लगा था। बाहर की बर्फीली ठंड के बावजूद अंदर की हवा में एक उमस थी, वैसी उमस जो किसी बड़े जानवर के मुंह के अंदर होती है। तारा की नजर दीवारों पर बनी कुछ आकृतियों पर पड़ी। वो कोई भाषा या लिपि नहीं थी। वो दीवार को खुरच कर बनाए गए निशान थे, अनगिनत निशान, जैसे हजारों सालों से किसी ने अपने नाखूनों से इस दीवार को फाड़ने की कोशिश की हो। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो खरोंच के निशान बाहर से अंदर की तरफ नहीं थे, वो अंदर से बाहर की तरफ थे, जैसे कोई चीज इस गहराई से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी। तारा, मेरी सांस घुट रही है, देव ने अपनी जैकेट की चेन खोलते हुए कहा। उसकी आंखों में एक साइकोलॉजिकल पैनिक साफ दिख रहा था। यहां ऑक्सीजन कम हो रही है, हमें वापस चलना चाहिए। हमने काफी देख लिया। तारा ने हामी भरी। ठीक है, हम वापस चलते हैं। देव ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़ा। उसने अपनी पावरफुल टॉर्च उस रास्ते की तरफ घुमाई जहां से वे आए थे, लेकिन रोशनी गुफा के मुहाने तक नहीं पहुंची। देव के हाथ से टॉर्च लगभग छूटने वाली थी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तारा, उसके मुंह से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली। तारा ने मुड़कर देखा और उसकी रगों में खून जम गया। 15 मिनट पहले वे जिस विशाल दरार से अंदर आए थे, जहां से बाहर की हल्की ग्रे रोशनी दिखनी चाहिए थी, वहां कुछ नहीं था। कोई रास्ता नहीं था, कोई दरवाजा नहीं था। उनके पीछे सिर्फ एक ठोस, चिकनी, सफेद दीवार थी, ठीक वैसी ही जैसी उनके आगे थी। ये कैसे हो सकता है? देव पागलों की तरह दीवार पर हाथ मारने लगा। हम बिल्कुल सीधे चले थे, हमने कोई मोड़ नहीं लिया। दरवाजा कहा गया? तारा का लॉजिकल दिमाग सुन्न हो रहा था। उसने नीचे जमीन पर देखा। उनके जूतों के निशान, जो गीली मिट्टी के कारण सफेद फर्श पर बने थे, वो उनके पीछे से नहीं आ रहे थे। वो निशान दीवार के ठीक अंदर से शुरू हो रहे थे। तारा को अपनी उस पुरानी रिसर्च की याद आ गई, जिसे दुनिया ने पागलपन कहकर खारिज कर दिया था। उस ताम्रपत्र में लिखा था, अधोलोक में दिशाएं नहीं होती। वहां का वास्तु, आर्किटेक्चर इंसानों के लिए नहीं बना है। वो जगह शिकार नहीं करती, वो बस आपको निगल लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। ये गुफा कोई इमारत नहीं थी, ये एक भूल भुलैया नहीं थी, ये एक बायोलॉजिकल ट्रैप था।
और जब तारा दीवार को छू रही थी तब गुफा बंद नहीं हुई थी। गुफा ने बस अपने अंदर की बनावट को बदल लिया था। तभी उस दमघोंटू खामोशी में एक और आवाज गूंजी। इस बार ये कोई धड़कन नहीं थी, ये किसी के भारी शरीर के जमीन पर घिसटने की आवाज थी। सरर। और ये आवाज उनके पीछे से नहीं, ठीक उनके ऊपर छत से आ रही थी। सरर सरर। छत से आ रही वो आवाज इतनी भारी थी कि तारा को अपने जूतों के नीचे जमीन में हल्की सी कंपन महसूस हो रही थी। वो आवाज किसी जानवर के चलने की नहीं थी। वो कुछ ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा, गीला और बिना हड्डियों वाला शरीर उस ठंडे पत्थर पर खुद को घसीट रहा हो। गुफा के अंदर का तापमान अचानक बढ़ गया था। हवा में अब एक नई गंध घुल गई थी। अमोनिया और सड़ती हुई पुरानी चमड़ी की वो तीखी महक जो आपके गले को अंदर से छील देती है। देव का शरीर पत्थर की तरह जम गया था। उसकी उंगलियां टॉर्च पर इतनी कस गई थी कि पोरों का रंग सफेद पड़ गया था। वो ऊपर देखना चाहता था, लेकिन उसकी गर्दन जैसे जाम हो गई थी। एक अनजाना साइकोलॉजिकल डर उसे ऊपर देखने से रोक रहा था। तारा, देव ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी घरघराहट थी। वो ठीक हमारे ऊपर है। तारा ने अपनी सांसें रोकी। उसका दिमाग तेजी से हर साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल लॉजिक को खंगाल रहा था, लेकिन यह स्थिति हर लॉजिक के परे थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और देव की टॉर्च को ऊपर की तरफ मोड़ दिया। रोशनी का बीम उस चिकनी सफेद छत पर पड़ा जो उनसे मुश्किल से 10 फीट ऊपर थी। वहां कोई मॉन्स्टर नहीं था, कोई आंखें नहीं थी जो उन्हें घूर रही हो। छत पर सिर्फ एक खाली ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लटकी हुई थी। वो लगभग 15 फीट लंबी थी और छत के एक हिस्से से चिपकी हुई थी। उसमें से वही चिपचिपा पीला तरल पदार्थ टपक रहा था जो तारा ने पहले दीवार पर महसूस किया था। वो बिल्कुल किसी बहुत बड़े सांप की उतारी हुई केंचुल की तरह दिख रही थी। लेकिन तारा एक रिसर्चर थी और उसकी पारखी नजरों ने तुरंत वो डिटेल पकड़ ली जिसने उसके खून को सचमुच जमा दिया। वो केंचुल गोल या सिलेंड्रिकल नहीं थी। उसके ऊपरी हिस्से में 2 अलग अलग शाखाएं थी, बिल्कुल इंसानी कंधों के ढांचे की तरह, और उस पारदर्शी खाल के बीचों बीच गहरी लकीरें थी, जैसे वो किसी इंसान की पसलियों का निशान हो जिसे खींचकर बहुत लंबा कर दिया गया हो। ये सांप की केंचुल नहीं है, देव। तारा की आवाज में एक ऐसा खौफ था जिसे वो छुपा नहीं पाई। इसमें इवोल्यूशन का पैटर्न है, इसमें इंसानी कंकाल के निशान है। वो जो कोई भी था, उसने अपनी पुरानी त्वचा यहीं छोड़ी है। अभी कुछ मिनट पहले देव की आंखों में अब एक प्योर पैनिक तैरने लगा था। वो पीछे मुड़ा और उस ठोस दीवार पर अपने हाथ पीटने लगा जहां से वे अंदर आए थे। हमें बाहर निकालो, कोई दरवाजा तो होगा। ये कोई इल्यूजन है तारा, ये सच नहीं हो सकता। देव पागलों की तरह चीखने लगा। तारा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी पूरी गुफा एक झटके के साथ हिली। ये कोई भूकंप नहीं था, ये ऐसा था जैसे किसी ने उस सुरंग को एक तरफ से दबा दिया हो। जिस ठोस दीवार को देव पीट रहा था वो अचानक आगे की तरफ खिसकने लगी। दीवार चल नहीं रही थी, वो सिकुड़ रही थी, जैसे किसी विशाल अजगर के पेट की मांसपेशियां अपने शिकार को अंदर धकेलने के लिए सिकुड़ती है। वैसे ही वो पूरी गुफा उन्हें अंदर की तरफ धकेल रही थी। भागो, तारा चिल्लाई। उनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वे उसी दिशा में भागने लगे जिधर वो गोल हड्डियों जैसी सफेद सुरंग उन्हें ले जा रही थी। उनके दौड़ने से जूतों की जो आवाज हो रही थी वो उस खामोशी में तोपों के चलने जैसी लग रही थी। सुरंग अचानक ढलान में बदल गई और वे दोनों फिसलते हुए एक बहुत बड़े खुले अंडरग्राउंड चेंबर में जा गिरे।
तारा ने संभलते हुए अपनी फ्लैशलाइट उठाई और सामने रोशनी की। जो नजारा सामने था उसने तारा के दिमाग की हर नस को झकझोर कर रख दिया। ये चेंबर किसी प्राकृतिक गुफा का हिस्सा नहीं लग रहा था। ये एक आर्किटेक्चरल इम्पॉसिबिलिटी थी। हजारों साल पहले किसी ने इसे डिजाइन किया था। इस चेंबर की दीवारें एकदम गोल थी और उनमें अनगिनत छेद थे जो किसी छत्ते की तरह दिख रहे थे। फर्श पर एक बहुत बड़ी जियोमेट्रिक आकृति उकेरी गई थी और ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा अंधा कुआं था। लेकिन सबसे डरावनी बात वहां का आर्किटेक्चर नहीं था। सबसे डरावनी बात थी वहां का अकॉस्टिक डिजाइन। देव, जो अभी भी पैनिक में था, जमीन पर घुटनों के बल बैठा हाँफ रहा था। हां हां हां, उसकी भारी सांसों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। तारा ने देव को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन देव रुक नहीं पा रहा था। तभी उस अंधे कुएं की गहराई से एक आवाज वापस आई। यह कोई नॉर्मल इको या गूंज नहीं थी जो दीवारों से टकराकर वापस आती है। गूंज हमेशा थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन जो आवाज उस कुएं से ऊपर आई वो देव की सांसों की बिल्कुल हूबहू नकल थी, लेकिन 10 गुना ज्यादा भारी और गहरी। देव ने हामफना बंद कर दिया। कुएं से आने वाली आवाज भी बंद हो गई। एकदम सन्नाटा छा गया। देव ने डर के मारे एक पत्थर उठाया और उसे कुएं के अंदर फेंक दिया। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ सेकंड बाद पत्थर के जमीन से टकराने की आवाज आएगी। 10 सेकंड बीत गए, 20 सेकंड, कोई आवाज नहीं आई। कुआं अंतहीन था। लेकिन तभी कुएं की गहराई से एक बहुत ही धीमी घरघराती हुई आवाज गूंजी। ये किसी पत्थर के गिरने की आवाज नहीं थी। ये एक फुसफुसाहट थी, एक ऐसी भाषा में जो इंसान हजारों साल पहले भूल चुके हैं। और वो फुसफुसाहट देव की आवाज में थी। कुएं के उस अथाह अंधेरे से देव की ही आवाज का वापस आना किसी भूतिया कहानी का हिस्सा नहीं लग रहा था। ये उससे कहीं ज्यादा डरावना था। यह कुदरत का एक ऐसा भयानक मजाक था जिसे समझने की ताकत इंसानी दिमाग में नहीं होती। देव के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वो बस घुटनों के बल बैठा फटी हुई आंखों से उस कुएं को घूर रहा था। तारा, देव के होंठ बिना आवाज के हिले। वो मेरी आवाज थी। उसने मेरी आवाज कैसे चुरा ली? तारा के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, लेकिन एक रिसर्चर होने के नाते उसने अपने डर को अपनी क्यूरियोसिटी के पीछे धकेल दिया। वो जानती थी कि अगर उसने पैनिक किया तो वो दोनों कभी इस जगह को समझ नहीं पाएंगे। उसने कुएं से अपनी नजरें हटाई और अपनी फ्लैशलाइट को चेंबर की गोल दीवारों पर घुमाया। इस विशाल चेंबर की दीवारें किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह बनी थी। उन अनगिनत छेदों में एक भयानक समरूपता थी। तारा ने ध्यान से देखा। उन छेदों के आसपास की जमीन और दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। वो धीरे धीरे दीवार के करीब गई। देव, यहां देखो। तारा ने अपनी फ्लैशलाइट की रोशनी एक बहुत बड़े चपटे पत्थर पर डाली जो दीवार के एक हिस्से से जुड़ा हुआ था। पत्थर पर उकेरे गए निशान ब्राह्मी या प्राकृत जैसी किसी पुरानी लिपि के नहीं थे। वो बहुत आदिम थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उन निशानों को किसी छेनी या हथौड़े से नहीं उकेरा गया था। उन पत्थरों को बहुत ही गहरे और नुकीले खरोंचों से काटा गया था, जैसे किसी ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों या हड्डियों से इस इतिहास को लिखा हो। तारा ने अपनी डायरी और एक छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। वो उन निशानों के पैटर्न को जोड़ने लगी। खामोशी इतनी गहरी थी कि तारा को अपनी डायरी के पन्ने पलटने की आवाज भी गूंजती हुई महसूस हो रही थी। ये कोई प्रार्थना या मंत्र नहीं है। तारा की आवाज में एक गहरा सदमा था। ये एक चेतावनी है और एक डायरी भी। देव धीरे धीरे उठकर तारा के पीछे आ खड़ा हुआ। उसकी सांसें अभी भी भारी थी।
क्या लिखा है इसमें? तारा ने अपनी टॉर्च की रोशनी उन टेढ़मेढ़ निशानों पर घुमाते हुए पढ़ना शुरू किया। हम आसमान की आग से बचने के लिए धरती के पेट में आए थे। हमने सूरज को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन पाताल की भी अपनी एक कीमत होती है। गहराई का दबाव हमारे शरीर को कुचल रहा था। जिंदा रहने के लिए हमारी हड्डियों को नरम होना पड़ा, हमारी रीढ़ की हड्डी को खींचना पड़ा, और क्योंकि अंधेरे में देखने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमारी आंखें बेकार हो गई और हमेशा के लिए बंद हो गई। तारा रुकी। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने देव की तरफ देखा। देव, ये कोई दूसरे ग्रह के जीव या राक्षस नहीं है। हजारों लाखों साल पहले जब धरती पर कोई प्रलय आई होगी, तो इंसानों का एक समूह इस गहराई में आकर छुप गया और फिर वो कभी वापस ऊपर नहीं गए। लाखों सालों के इवोल्यूशन ने उन्हें इंसान से कुछ और बना दिया है। उनके पैर गल गए, उनका शरीर रेंगने के लिए लंबा हो गया। वो जो केंचुल हमने ऊपर देखी थी, वो सांप की नहीं थी। देव ने अपना सिर पकड़ लिया। ये पागलपन है, ये मुमकिन नहीं है। यही सच है। तारा ने दीवार की तरफ इशारा किया और सबसे डरावनी बात आगे लिखी है। यहां लिखा है, अंधेरे में देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाताल में सिर्फ खामोशी राज करती है। हम अब आवाजों को देख सकते हैं, हम आवाजों को पहन सकते हैं। तारा ने झटके से अपनी फ्लैशलाइट उस गहरे कुएं की तरफ घुमाई। तुम्हें समझ आ रहा है देव? तारा की आवाज कांपने लगी थी। वो कुएं के अंदर से तुम्हारी आवाज का आना कोई जादू नहीं था। चमगादड़ और डॉल्फिन एक्लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो आवाज निकालकर आसपास की चीजों का पता लगाते हैं। लेकिन ये जीव, ये उससे भी आगे निकल चुके हैं। ये शिकार की आवाज की हूबहू नकल करते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। वो तुम्हारी आवाज निकालकर ये नाप रहे थे कि तुम कितने डरे हुए हो, तुम्हारी लोकेशन क्या है और इस चेंबर में कितनी जगह है। जैसे ही तारा ने यह बात पूरी की, हवा का दबाव अचानक बदल गया। कुएं के अंदर से एक सड़ांध भरी बर्फीली हवा का झोंका ऊपर आया, जिससे उनकी फ्लैशलाइट की रोशनी कुछ सेकंड के लिए टिमटिमाई। और फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए एक और आवाज आई। इस बार यह कोई फुसफुसाहट नहीं थी, यह तारा की आवाज थी। बिल्कुल तारा की वही आवाज जो उसने अभी 2 सेकंड पहले इस्तेमाल की थी। वो तुम्हारी आवाज निकालकर ये नाप रहे थे कि तुम कितने डरे हुए हो। कुएं से आती वो आवाज बिल्कुल तारा जैसी थी, बस उसमें एक मशीनी, बिना जज्बातों वाली ठंडक थी। तारा का खून जम गया। उसने अपने कदम पीछे खींचे। तभी देव ने कुछ ऐसा किया जिसकी तारा को उम्मीद नहीं थी। देव मुड़ा, लेकिन कुएं की तरफ नहीं। वो उन दीवारों की तरफ मुड़ा जिनमें अनगिनत छत्ते जैसे छेद बने हुए थे। तारा, देव की आवाज में एक ऐसा खोखलापन था जो किसी मुर्दे की आवाज में होता है। तारा ने अपनी फ्लैशलाइट दीवार के उन छेदों पर डाली। वे छेद कोई वेंटिलेशन या डिजाइन नहीं थे, वे सुरंगें थी। और उन सुरंगों के अंदर खामोशी अब टूट रही थी। हजारों गिलगिली, गीली आवाजें एक साथ आ रही थी, जैसे गीले मांस को पत्थर पर घसीटा जा रहा हो। स्लर्च, स्लर्च, सरर। तारा ने टॉर्च की रोशनी सबसे पास वाले छेद पर स्थिर कर दी। वहां अंधेरे में से कुछ बाहर आ रहा था। वो कोई सांप का फन नहीं था। वो एक पीला, बिना बालों वाला इंसान जैसा सिर था, लेकिन उस चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ चिकनी, सफेद त्वचा थी। और उसका जबड़ा वो इंसान के जबड़े की तरह नहीं था। वो किसी अजगर की तरह 2 हिस्सों में बंटा हुआ था और धीरे धीरे खुल रहा था। वे अकेले नहीं थे। वो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड चेंबर एक बहुत बड़ा घोंसला था, और वो जाग चुके थे। वो बिना आंखों वाला पीला चेहरा दीवार के उस छेद से बाहर निकल रहा था। उसका शरीर किसी इंसान
और अजगर का भयानक मिश्रण था। पसलियां त्वचा के बाहर तक उभर कर दिख रही थी और हाथ पैर की जगह सिर्फ मांस के लंबे सिकुड़े हुए हिस्से थे जो उसे आगे धकेल रहे थे। स्लर्च स्लर्च। तारा ने अपनी फ्लैशलाइट तुरंत बंद कर दी। पूरा चेंबर एक ऐसे घने दम घोंटू अंधेरे में डूब गया जहां अपने ही हाथ नजर नहीं आ रहे थे। सांस मत लेना। तारा ने देव के कान के बिल्कुल पास जाकर सिर्फ होठों से फुसफुसाया। आवाज बिल्कुल नहीं। तारा को समझ आ गया था कि इन जीवों के पास देखने के लिए आंखें नहीं हैं। रोशनी से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका पूरा वजूद सिर्फ एक चीज पर टिका है, वाइब्रेशन और आवाज। अंधेरे में उस जीव के जबड़े के खुलने की आवाज आई। 2 हिस्सों में बंटा हुआ वो जबड़ा अब पूरी तरह खुल चुका था। क्लिक क्लिक क्लिक। जीव के गले से एक बहुत ही तेज मशीन जैसी आवाज निकली। वो आवाज दीवारों से टकराई और वापस उस जीव तक गई। वो सोनार या एकोलोकेशन का इस्तेमाल कर रहा था, बिल्कुल चमगादड़ों की तरह। वो आवाज के टकराने से अंधेरे में तारा और देव के शरीर का 3D मैप बना रहा था। तारा ने देव का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचने लगी। हर एक कदम किसी बम को डिफ्यूज करने जैसा था। अगर जूते के नीचे एक छोटा सा कंकड़ भी खिसका तो वो मौत को बुलावा होगा। क्लिक क्लिक। आवाज अब उनके बहुत करीब थी। अचानक चेंबर के दूसरे छेदों से भी वैसी ही आवाजें आने लगी। पूरा चेंबर उन जीवों से भर रहा था। अंधेरे में उनकी गीली चमड़ी के जमीन पर रगड़ने की आवाजें किसी भयानक नाइटमेयर जैसी लग रही थी। तभी उस खामोशी में कुछ ऐसा हुआ जिसने देव के दिमाग की नसें फाड़ दी। उन जीवों में से एक ने फिर से देव की आवाज में बोलना शुरू किया, लेकिन इस बार वो कोई सुनी हुई बात नहीं दोहरा रहा था। मुझे यहां छोड़कर मत जाना, तारा। मेरी छोटी बहन इंतजार कर रही है। वो आवाज बिल्कुल देव की थी। उसमें देव का ही डर था, देव के ही जज्बात थे। तारा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये जीव सिर्फ आवाज की नकल नहीं कर रहे थे। इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल थी कि जब वो देव के दिमाग की तरंगों से टकरा रही थी तो वो अनजाने में देव के सबसे गहरे डर और यादों को पथ रहे थे। ये सिर्फ शरीर का शिकार नहीं कर रहे थे, ये उनके दिमाग को हैक कर रहे थे। देव अब खुद को रोक नहीं पाया। उसकी बहन का नाम सुनकर उसका मानसिक संतुलन टूट गया। उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। सिर्फ एक सिसकी, 1 सेकंड से भी कम की आवाज। लेकिन उस अंडरग्राउंड चेंबर में वो सिसकी किसी सायरन की तरह गूंजी। तुरंत सारे जीवों का क्लिक क्लिक करना बंद हो गया। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिर एक साथ हजारों मांसल शरीरों के तेजी से रेंगने की आवाजें उनकी तरफ दौड़ी। सररर सररर, भागो। तारा ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी पड़ते ही उसने देखा कि दर्जनों बिना आंखों वाले वो म्यूटेटेड इंसान उनकी तरफ तेजी से रेंगते हुए आ रहे हैं। उनके जबड़े खुले हुए थे और उनके गलों से एक भयानक कान फाड़ देने वाली हाई पिच चीख निकल रही थी। तारा ने देव का कॉलर पकड़ा और उसे पीछे एक संकरे रास्ते की तरफ खींचा। ये चैम्बर का इकलौता निकास लग रहा था। वे उस संकरी सुरंग में पागलों की तरह दौड़ने लगे। पीछे से उन जीवों के रेंगने और चीखने की आवाजें बिल्कुल उनके जूतों तक पहुंच रही थी। सुरंग अचानक एक तेज ढलान में बदल गई। वे दोनों फिसल गए। वो एक गहरी चिकनी स्लाइड जैसी सुरंग थी। वे तेजी से और गहराई में फिसलते जा रहे थे। पत्थर अब ठंडे नहीं थे, वे लगभग जल रहे थे। धरती की गहराई का तापमान बढ़ रहा था। लगभग 20 सेकंड तक अंधेरे में फिसलने के बाद वे एक बहुत ही मुलायम और स्पंजी सतह पर धड़ाम से गिरे। तारा का सिर चकरा रहा था। उसने हांफते हुए उठने की कोशिश की और अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। उनके पीछे वो जीव नहीं आए थे,
वो सुरंग के मुहाने पर ही रुक गए थे। तारा ने राहत की सांस लेने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि ये नया कमरा बिल्कुल अलग है। ये किसी प्राचीन मंदिर के गर्भगृह जैसा था, लेकिन इसकी दीवारें पत्थर की नहीं थी। दीवारों पर एक अजीब सा काला और स्पंज जैसा फंगस उगा हुआ था, जो पूरे कमरे को ढके हुए था। फर्श भी उसी फंगस से ढका था। तारा ने देव से कुछ कहने के लिए मुंह खोला, देव तुम ठीक, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तारा ने घबराकर फिर से बोलने की कोशिश की। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन हवा में कोई आवाज गूंजी ही नहीं। उसने ताली बजाई, लेकिन दोनों हाथों के टकराने से सिर्फ एक थर्ड सा महसूस हुआ। कोई साउंड पैदा नहीं हुई। तारा की आंखों में अब असली खौफ उतरा। यह कमरा प्राचीन इंसानों द्वारा बनाया गया एक एनेकोइक चेंबर, एक ऐसा कमरा जहां कोई आवाज नहीं गूंजती था। यहां की दीवारों का फंगस हर तरह की साउंड वेव्स को सोख रहा था। यह कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। प्राचीन इंसानों ने इस कमरे को इसलिए बनाया था ताकि वो यहां अपने सबसे खौफनाक अपराधियों को सजा दे सके। क्योंकि जब कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती, तो इसका मतलब है कि आप कितनी भी जोर से चीखें, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। तारा ने देव की तरफ मुड़कर देखा। देव की पीठ तारा की तरफ थी। वो उस सन्नाटे वाले कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था और उसका शरीर एक अजीब तरीके से कांप रहा था। तारा ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। देव पलटा, लेकिन देव की आंखों में पुतलियां नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसके होंठ धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए कुछ बुदबुदा रहे थे। वो जीव देव के दिमाग में पूरी तरह घुस चुके थे। जब बाहर की दुनिया की हर आवाज मर जाती है, तो इंसान को सबसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। उसके खुद के शरीर के अंदर की आवाजें। उस भयानक फंगस से भरे कमरे में कोई ध्वनि नहीं गूंज रही थी, लेकिन तारा को अब अपनी रगों में बहते खून की सरसर आवाज सुनाई देने लगी थी। उसके दिल की धड़कन किसी हथौड़े की तरह उसके कानों के पर्दों पर बज रही थी। पूर्ण सन्नाटा इंसान के दिमाग को पागल कर देता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सुनने का आदी होता है। जब उसे बाहर से कोई आवाज नहीं मिलती, तो वो अंदर की आवाजों को 100 गुना बढ़ा देता है। तारा की सांसें फूल रही थी। उसने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों से निकली हवा को उस काले स्पंज जैसे फंगस ने तुरंत सोख लिया। सामने देव खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, जैसे आंखों की पुतलियां पीछे की तरफ पलट गई हों। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। तारा ने अपनी कांपती हुई फ्लैशलाइट की रोशनी देव के चेहरे पर डाली। वो कोई भूतिया कब्जा नहीं था। ये एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल हैक था। वे बिना आंखों वाले जीव जो ऊपर सुरंग में थे, वो अभी भी देव के दिमाग की तरंगों से जुड़े हुए थे। तारा ने देव के हिलते हुए होठों को पढ़ने की कोशिश की। देव बिना आवाज के बार बार एक ही वाक्य बोल रहा था, हम कभी बाहर से नहीं आए थे, हम हमेशा से यही थे। मिट्टी भूखी है। तारा की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी फ्लैशलाइट देव से हटाकर उस काले फंगस पर डाली, जो पूरी दीवारों और फर्श पर बिछा हुआ था। पास से देखने पर तारा को एक और खौफनाक सच्चाई का पता चला। वो कोई साधारण फंगस या काई नहीं थी। वो धड़क रही थी, बहुत धीमी गति से। उस काले फंगस में पतली पतली पारदर्शी नसें थी, जिनमें कोई गाढ़ा पीला तरल पदार्थ बह रहा था। तारा का वैज्ञानिक दिमाग अब सारी कड़ियां जोड़ रहा था। ये पूरी गुफा, ये पूरा पहाड़ कोई पत्थरों का ढांचा नहीं था। ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक अकेला विशालकाय जीव था, एक कॉस्मिक एंटिटी जो हजारों सालों से जमीन के नीचे सो रही थी।
वो बिना आंखों वाले म्यूटेटेड इंसान कोई राक्षस नहीं थे। वो तो बस इस विशालकाय जीव के व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह थे, जो इसके शरीर में आने वाले किसी भी बाहरी खतरे जैसे तारा और देव को खत्म करने का काम कर रहे थे। और ये बिना आवाज वाला कमरा, ये कोई सजा देने की जगह नहीं थी। ये इस विशालकाय जीव का पाचन तंत्र था। यहां सन्नाटा इसलिए था ताकि शिकार पैनिक न करे और शांति से खुद को इस फंगस का हिस्सा बनने दे। तभी देव घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। तारा आगे बढ़ी, लेकिन तभी देव ने अपने दोनों हाथ अपने ही चेहरे पर रख लिए। उसकी उंगलियां उसके गालों के मांस में धंसने लगी। तारा ने चीखने की कोशिश की, देव रुको, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। एक पूर्ण दमघोंटू सन्नाटे के बीच एक भयानक दृश्य घट रहा था। देव का जबड़ा अपनी जगह से खिसक गया। एक ऐसी हड्डी टूटने की क्रिया जिसे देखने मात्र से इंसान की रूह कांप जाए, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं थी। देव दर्द से तड़प नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तारा पीछे हटती गई। देव की गर्दन के पीछे की त्वचा किसी पुराने कपड़े की तरह फटने लगी। उसके अंदर से खून नहीं निकल रहा था, बल्कि वही पीला चिपचिपा तरल पदार्थ बाहर आ रहा था। देव अब इंसान नहीं रहा था। उसका डीएनए इस फंगस के सन्नाटे में खुद को दोबारा लिख रहा था। वो भी उन्हीं बिना आंखों वाले जीवों में बदल रहा था, जिन्होंने अपना वजूद इस जमीन के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया था। देव अपने ही शरीर की पुरानी केंचुल उतार रहा था। तारा जानती थी कि वो देव को नहीं बचा सकती। उसका दोस्त अब इस कॉस्मिक नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। अगर तारा कुछ और मिनट इस सन्नाटे में रही तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा और वो भी खुद अपनी त्वचा नोचने लगेगी। उसे आवाज पैदा करनी थी, इस सन्नाटे को तोड़ना था। तारा पागलों की तरह उस पंजी फर्श पर कुछ ठोस ढूंढने लगी। उसकी उंगलियां दीवारों के फंगस को खुरचने लगी। काले फंगस के नीचे पत्थर की दीवार पर उसे मेटल का एक भारी प्राचीन पहिया या लीवर महसूस हुआ। प्राचीन इंसानों ने इस कमरे को बाहर से सील करने के लिए यह मैकेनिज्म बनाया था। तारा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लीवर को नीचे की तरफ खींचा। लीवर जंग खाया हुआ था, लेकिन वो हिला, और जैसे ही वो हिला, फर्श के बीचों बीच बने एक छेद से पत्थर के खिसकने की आवाज आई। कमरे का वैक्यूम टूट गया। बाहर की हवा एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ अंदर घुसी। सन्नाटा टूट चुका था। आवाज वापस आ गई थी, लेकिन आवाज के वापस आते ही जो सबसे पहली चीज तारा ने सुनी वो देव की नहीं थी। देव के फटे हुए गले के अंदर से जो नया, पीला और बिना आंखों वाला चेहरा बाहर निकल रहा था। उसने अपना 2 हिस्सों में बंटा हुआ जबड़ा खोला और तारा की ही आवाज में एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख मारी। तारा! देव के फटे हुए गले से जब तारा की ही चीख गूंजी तो उस आवाज ने तारा के दिमाग की हर नस को सुन कर दिया। वो एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकी। लीवर खींचने से जमीन में जो गहरा स्क्वायर छेद खुला था, तारा बिना कुछ सोचे उस अथाह अंधेरे में कूद गई। उसके कूदते ही ऊपर से उस म्यूटेटेड देव का शरीर झपटते हुए छेद के किनारे से टकराया। तारा के कानों में देव के उस 2 हिस्सों में बंटे जबड़े के खटखटाने की आवाज क्लिक क्लिक गूंजी, लेकिन वो आवाज तेजी से दूर होने लगी। तारा एक बिल्कुल चिकनी, बर्फ जैसी ठंडी पत्थर की सुरंग में नीचे की तरफ फिसल रही थी। ये कोई सीढ़ी नहीं थी, ये एक स्लाइड थी जो गोल गोल घूमते हुए धरती की अकल्पनीय गहराई में जा रही थी। हवा का दबाव इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि तारा को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। लगभग 1 मिनट तक लगातार फिसलने के बाद ढलान अचानक खत्म हुई और तारा छपाक से ठंडे बर्फीले पानी में जा गिरी। पानी घुटनों तक गहरा था
तारा खांसते हुए उठी। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी बेल्ट में फंसी फ्लैशलाइट निकाली और उसे ऑन किया। रोशनी पड़ते ही जो नजारा सामने आया, उसने तारा के रोंगटे खड़े कर दिए। उसके हाथ से टॉर्च छूटते छूटते बची। वो किसी गुफा या चेंबर में नहीं थी, वो एक शहर में थी। जमीन के कई किलोमीटर नीचे एक ऐसा अंडरग्राउंड शहर जो किसी भी इंसानी सभ्यता के आर्किटेक्चरल नियमों को नहीं मानता था। वहां हजारों विशालकाय खंभे थे जो इतने ऊंचे थे कि टॉर्च की रोशनी उनकी छत को नहीं छू पा रही थी। हर खंभा एक ही काले पत्थर को तराश कर बनाया गया था। वहां कोई घर या इमारतें नहीं थी, बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ लटकते हुए उल्टे पिरामिड थे। ग्रेविटी का जैसे यहां कोई वजूद ही नहीं था। यह असली नागलोक था, लेकिन वहां खामोशी थी, एक भयानक मृत खामोशी। पानी की लहरों के अलावा वहां कोई आवाज नहीं थी। वो म्यूटेटेड जीव जो ऊपर थे, वो इस शहर में नहीं आ रहे थे, जैसे ये जगह उनके लिए भी फॉरबिडन हो। तारा पानी में छपछप करते हुए आगे बढ़ी। पानी एकदम काला था, जैसे उसमें स्याही मिली हो। हर कदम के साथ उस विशाल शहर की आर्किटेक्चर का पागलपन तारा पर भारी पड़ रहा था। नमस्ते ये ऐसा था जैसे आप किसी चींटी को इंसानों के शहर के बीच खड़ा कर दें। एक गहरा एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, ये एहसास कि इस ब्रह्मांड में हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है। तारा चलते चलते उस अंडरग्राउंड शहर के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गई। वहां कोई पानी नहीं था, जमीन सूखी और एकदम सपाट थी। उस केंद्र में एक बहुत बड़ा वर्गाकार चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे के बीच में एक विशालकाय खंभा था जो ऊपर अंधेरे में गायब हो रहा था। लेकिन यह खंभा पत्थर का नहीं था, यह किसी मेटल का लग रहा था, जिस पर एक हल्की सी नीली बायोल्यूमिनेसेंट चमक थी। तारा चबूतरे की सीढ़ियां चढ़ी। वहां एक बहुत बड़ी ताम्रपत्र जैसी धातु की चादर जमीन पर बिछी हुई थी। ये वो मूल लिपि थी, वो मास्टर स्क्रिप्ट जिसके टुकड़े तारा ने अपनी पूरी जिंदगी किताबों और खंडहरों में ढूंढे थे। तारा ने घुटनों के बल बैठकर अपनी फ्लैशलाइट उस धातु की चादर पर डाली। इस बार उसे डिकोड करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये भाषा, ये लिपि तारा की समझ में बिल्कुल साफ आ रही थी, जैसे उसके दिमाग ने इस गहराई के साथ सिंक कर लिया हो। उसने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो पढ़ती गई, इंसानियत के इतिहास का सबसे खौफनाक झूठ उसके सामने बेनकाब होने लगा। हम धरती के नीचे उस चीज को कैद करने नहीं आए थे, हम उससे बचने आए थे। लेकिन जब हम यहां पहुंचे तो हमें एक भयानक सच पता चला। नीचे सोने वाली वो कॉस्मिक चीज कोई राक्षस नहीं है, वो इस ग्रह का नर्वस सिस्टम है, वो कुदरत है। और हम इंसान इस धरती की बीमारी है। तारा की सांसें अटकने लगी, उसके हाथों में कंपन होने लगा। उसने आगे पढ़ा। वो हजारों सालों में एक बार जागती है, अपने शरीर धरती को साफ करने के लिए। जब वो जागती है तो सतह पर प्रलय आती है। हमारे पूर्वजों ने समझ लिया था कि अगर जिंदा रहना है तो हमें बीमारी से कुछ और बनना होगा, हमें अपना इंसानीपन छोड़ना होगा। इसलिए हमने अपने हाथ पैर गला दिए, हमने अपनी आंखें फोड़ ली, हमने अपनी आवाजें खत्म कर ली, हम रेंगने लगे, हमने खुद को म्यूटेट कर लिया ताकि हम उस कॉस्मिक जीव के इम्यून सिस्टम का हिस्सा बन सके। हम ब्लड सेल्स में बदल गए। तारा के गालों पर आंसू बहने लगे। एक गहरा साइकोलॉजिकल सदमा उसके दिमाग को सुन कर रहा था। इसका मतलब था कि हमारी पुरानी कहानियों में जिन नागों को देवता या बुराई का प्रतीक माना गया, वो असल में वो प्राचीन इंसान थे जिन्होंने प्रलय से बचने के लिए खुद को धरती के उस विशाल जीव का परजीवी बना लिया था। और सबसे डरावनी बात आखिर में लिखी थी, जो इंसान ऊपर सतह पर बच गए हैं
वो कोई भाग्यशाली लोग नहीं है, वो सिर्फ फसल है। वो कॉस्मिक जीव उन्हें बढ़ने दे रहा है ताकि जब वो अगली बार जागे तो उसके पास मिटाने के लिए कुछ हो। तारा धड़ाम से जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा वजूद, उसकी पूरी रिसर्च, उसका सारा विज्ञान एक सेकंड में झूठा और बेमानी साबित हो गया था। इंसान कुदरत का सबसे महान निर्माण नहीं था। इंसान एक डिसीज था और धरती का असली मालिक हमेशा से नीचे सो रहा था। तभी तारा के पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। यह कंपन ऐसा था जिसने तारा के दिल की धड़कन की लय को ही बिगाड़ दिया। पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। तारा ने अपनी आंखें उठाईं और उस विशाल चमकते हुए खंभे की तरफ देखा जो चबूतरे के बीच में था। वो कोई खंभा नहीं था। तारा की फ्लैशलाइट की रोशनी में उस खंभे पर बनी लकीरें अचानक खुलने लगी। वे लकीरें नहीं थी, वे नसें थी। और वो पूरा का पूरा खंभा किसी बहुत ही विशालकाय इम्पॉसिबल जीव की एक सिंगल नाभि या जड़ की तरह था जो अचानक धड़कने लगी थी। धक धक। अब सिर्फ वो खंभा नहीं धड़क रहा था, पूरा अंडरग्राउंड शहर, वो पानी, वो उल्टे पिरामिड, वो गुफा की दीवारें, सब कुछ धड़कने लगा था। क्योंकि तारा के वहां पहुंचने और उस सन्नाटे को तोड़ने की वजह से वो कॉस्मिक जीव अब जाग रहा था। धक धक धक। वो धड़कन अब सिर्फ उस नीले चमकते हुए विशालकाय खंभे से नहीं आ रही थी। वो तारा के पैरों के नीचे की जमीन से, काले पानी की लहरों से और यहां तक कि तारा की अपनी छाती के अंदर से भी आ रही थी। यह कोई भूकंप नहीं था। भूकंप तबाही मचाते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, लेकिन यह कंपन कुछ और था। यह एक लय थी, एक ऐसा कॉस्मिक संगीत जो पत्थरों की वास्तुकला को, हवा के दबाव को और तारा के शरीर के अंदर मौजूद डीएनए को अपने हिसाब से ढाल रहा था। तारा वही घुटनों के बल बैठी रही। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर उस ताम्रपत्र पर गिर गई थी। रोशनी अब एक तिरछी रेखा में उस विशाल अंधकारमय शहर के खंभों को चीर रही थी। उसकी आंखों के सामने वो विशाल खंभा जो उस सोती हुई एंटिटी की नाभि था, उसकी नीली चमक अब लाल रंग में बदल रही थी, जैसे किसी बहुत पुरानी मशीन के इंजन में हजारों सालों बाद फिर से खून दौड़ने लगा हो। तारा का वैज्ञानिक दिमाग अब पूरी तरह हार मान चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इतिहास को खंगालने में, सभ्यताओं के पतन का कारण ढूंढने में लगा दी थी। उसने हमेशा सोचा था कि इंसान अपनी गलतियों से, युद्धों से या उल्कापिंडों के गिरने से खत्म होते हैं। लेकिन सच कितना भयानक, कितना खोखला था। इंसान की कोई अहमियत ही नहीं थी। हम तो बस इस धरती के शरीर पर पनपने वाला एक इन्फेक्शन थे, एक फंगस थे। और अब धरती का इम्यून सिस्टम जाग रहा था। तभी उस काले पानी के छपछपाने की आवाजें आने लगी। तारा ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उस अंडरग्राउंड शहर के अंधेरे कोनों से, उन उल्टे लटकते पिरामिडों के पीछे से हजारों की तादाद में वो बिना आंखों वाले जीव बाहर निकल रहे थे। वे रेंगते हुए, अपने लंबे और विकृत शरीरों को घसीटते हुए उस चबूतरे की तरफ बढ़ रहे थे। उनके बीच में देव भी था, देव जिसका इंसानी चेहरा अब पूरी तरह मिट चुका था और उसका जबड़ा 2 हिस्सों में बंट गया था। तारा अपनी जगह से नहीं हिली। भागने का कोई रास्ता नहीं था और भागकर वो जाती भी कहां? सतह पर, वो सतह जो कुछ ही घंटों में फटने वाली थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन जीवों ने तारा पर हमला नहीं किया। वे चबूतरे के चारों तरफ आकर रुक गए। उन्होंने अपने सिर उस लाल चमकते हुए खंभे की तरफ झुका लिए। वे चीख नहीं रहे थे, वे शिकार नहीं कर रहे थे, वे बस इंतजार कर रहे थे, जैसे वे किसी प्रार्थना में शामिल हों। तारा को अचानक अपने कानों के पीछे एक तेज, चुभता हुआ दर्द महसूस हुआ। उसने कांपते हुए हाथों को अपने चेहरे पर रखा।
उसकी त्वचा बहुत गर्म हो चुकी थी। दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन यह दर्द बाहरी नहीं था, यह हड्डियों के अंदर से आ रहा था। उस विशालकाय जीव की वो भारी धड़कन सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक बायोलॉजिकल कमांड थी। वो तारा के शरीर को आदेश दे रही थी कि अगर उसे इस पाताल में जिंदा रहना है तो उसे अपना इंसानी रूप छोड़ना होगा। तारा की रीढ़ की हड्डी में एक भयानक खिंचाव हुआ। उसके मुंह से एक सिसकी निकली। वो दर्द से दोहरी हो गई। उसे याद आया कि ताम्रपत्र पर क्या लिखा था। अंधेरे में देखने की कोई जरूरत नहीं है। गहराई का दबाव हमारे शरीर को कुचल रहा था। तारा की आंखों की पुतलियां तेजी से सुड़कने लगी। उसे धुंधला दिखने लगा। उसकी आंखों के सामने दुनिया का रंग हमेशा के लिए उड़ने लगा था। उसने अपनी आखिरी इंसानी ताकत बटोरी और चीखने के लिए अपना मुंह खोला। वो इस घुटन के सिलाब, कुदरत के इस क्रूर मजाक के सिलाब चीखना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से कोई चीख नहीं निकली। उसके जबड़े की हड्डी एक भयानक आवाज के साथ अपनी जगह से खिसक गई। तारा के होंठ फटे और उसके गले से एक मशीनी घरघराती हुई आवाज निकली। क्लिक क्लिक क्लिक। तारा ने अपने कांपते हाथों को नीचे किया। उसने हार मान ली थी। इंसानियत हार चुकी थी। नीचे उस चबूतरे के चारों तरफ खड़े हजारों जीवों ने भी अपने जबड़े खोले और तारा की आवाज के जवाब में क्लिक क्लिक की आवाज निकालने लगे। तारा अब उनका हिस्सा बन चुकी थी। वो उस अनंत अंधेरे का हिस्सा बन चुकी थी। टॉर्च की बैटरी धीरे धीरे कम होने लगी। लाल चमकता हुआ खंभा अब और तेजी से धड़क रहा था। पानी में उठने वाली लहरें अब सुनामी का रूप ले रही थी, जो अंडरग्राउंड शहर के खंभों से टकरा रही थी। जमीन के कई किलोमीटर ऊपर अरुणाचल प्रदेश के उन घने जंगलों में जहां भारी बारिश हो रही थी, अचानक सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें हवा में ही रुक सी गई। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया और फिर पूरी की पूरी माउंटेन रेंज एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ बीच में से दरकने लगी। धरती का मुंह खुल रहा था। इंसान की कहानी का आखिरी पन्ना लिखा जा चुका था। कोई मसीहा नहीं आने वाला था। कोई चमत्कार नहीं होने वाला था। टॉर्च की रोशनी एक आखिरी बार टिमटिमाई और हमेशा के लिए बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, धक धक। सृष्टि का चक्र पूरा हो चुका था। पाताल जाग गया था और मिट्टी को बहुत जोरों की भूख लगी थी। जमीन के सीने में दफन एक काली प्यास है। कदम पीछे खींच लो, ये पाताल की सांस है। यहाँ रोशनी का कोई वजूद नहीं होता। यहाँ इंसानियत का कोई सजदा नहीं होता। अंधकूप की गहराई में रेंगती है खामोशी। हड्डियां गल
सुनो, वो फुफकार बुला रही है, तुम्हारी ही खाल तुम्हें सुला रही है। ना कोई आंखें है, ना कोई चेहरा यहाँ, खामोश अंधेरे का बिछा है पहरा यहाँ। ये वो प्राचीन सच है जिसे दुनिया भूल गई, कुदरत की एक चुल इंसानों पर झूल गई। तुम्हारी अपनी धड़कन ही तुम्हारी कातिल है, यहाँ का हर एक पत्थर मौत में शामिल है। रेंगते रहो इस अंधेरे में, रेंगते रहो, पाताल जाग गया। तारा की चीख तो उस अनंत अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गई। लेकिन अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर हो तो जमीन पर कान लगाकर जरूर सुनना। क्या पता मिट्टी को फिर से भूख लगी हो। अगर पाताल के इस खौफनाक सफर ने आपकी नींद उड़ाई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रह्मांड, इतिहास और पाताल के ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों के लिए चयालोक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सच सतह पर नहीं होता,